इसकी एक के बाद एक गतिविधियां प्रकाश में आ रही हैं जो कि देश के लिए विघटनकारी हैं और जिस स्तर पे ये काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से फंडिंग हो रही है, बांग्लादेश से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। अगर इनमें से कुछ ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि वो गजवे हिंद या इसके सपने को साकार कर लेंगे, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं हिंदूज़ की तरफ से बैकलैश ना हो जाए। अगर बैकलैश हुआ और तो बहुत बड़े स्केल पर तबाही हो सकती है, खून खराबा हो सकता है। अगर किसी को ये गलतफहमी उनके मन में हो गई है कि 2-3 हत्याएं कर ली तो उससे हिंदूज़ को ये समझ सकते हैं कि हिंदूज़ कावर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है देश में। 100 करोड़ के ऊपर हिंदूज़ हैं। ये उनके लिए एक राष्ट्र है, अकेला राष्ट्र है जहाँ पर उनको रहना है। इसको हर कोई एक्नॉलेज करता है कि हिंदूज़ को कहीं और जाके रहने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जब बात सर्वाइवल पे आएगी तो बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ देश में उत्पन्न हो सकती हैं। लंबे समय से हमारा देश सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है। बाह्य सुरक्षा को लेकर जहां हमारे सामने पाकिस्तान और चीन जैसे ताकतवर देशों से हमें लगातार खतरा रहता है, वहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी बड़ा खतरा बना हुआ है। हाल ही में जिस तरह से संदिग्ध संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर फैक्ट सामने आए हैं, बिहार में छापेमारी के बाद जिस तरह से PFI के विज़न डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आई है कि वो 2047 तक पूरे देश को, पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक छद्म युद्ध पर काम कर रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करना, देश की मुस्लिम जनसंख्या को गुमराह करना और बड़ी संख्या में वो लड़ाकों की एक फ़ौज तैयार कर रहे हैं। ये फैक्ट सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन साहब, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं, विशेषज्ञ हैं और देश के सबसे बड़े पुलिस बल का, उत्तर प्रदेश पुलिस का आप नेतृत्व कर चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। धन्यवाद सर, ये जो चैलेंज है, ये जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है, ये पूरे देशवासियों को चिंता में डालने वाला है कि एक संगठन जिससे लाखों लोग जुड़ चुके हैं, वो इस देश में एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहा है, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है और कुछ ही वर्षों के अंदर वो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान बना चुके हैं। देखिए, इनकी बड़ी विध्वंसक गतिविधियां पहले केरला में थीं। धीरे धीरे ये पूरे देश में इन्होंने अपनी जड़ें जमा ली। जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं और चाहे वो CA NRC के राइट्स हों, प्रदर्शन हों, उन सब में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, PFI SDPI की। और मैं तो कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बैन करें। होम मिनिस्ट्री MHA इसको बैन करे। बैन होने के बाद इनके जितने बैंक खाते हैं, इनकी जो मेंबरशिप्स हैं, छापे पड़ेंगे तो उससे एक सेटबैक होगा ऑर्गेनाइजेशन को। सिमी को भी जब बैन किया गया था तो बहुत बड़ी संख्या में रेड्स हुई और उससे उभरने में, उसको PFI बनने में कई साल लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब इस प्रकार की गतिविधियां प्रकाश में आ रही हैं, लोग बाग भी अचंभित हैं कि ये कार्रवाई MHA के द्वारा की क्यों नहीं जा रही है, इसको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत पहले रिकमेंडेशन CA NRC राइट्स के बाद भेज दी थी कि इसको प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जाना चाहिए। इसकी एक के बाद एक गतिविधियां प्रकाश में आ रही हैं जो कि देश के लिए विघटनकारी हैं और जिस स्तर पे ये काम कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से फंडिंग हो रही है, बांग्लादेश से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है और बाहर से भी पैसा आ रहा है, कतार वगैरह से। ये बहुत एक चिंता का विषय है और हमको सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, सबको इसके प्रति बड़ा जागरूक रहना होगा। जो हाल में फुलवारी शरीफ में जो मॉड्यूल पकड़ा गया है बिहार में, ये भी बहुत ख़तरनाक है। विजन डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबने पढ़ाई है जो तैयार कर रहे हैं, ये दिखाता है कि किस प्रकार के मंसूबे ये पाल रहे हैं और कितना ज़बरदस्त खतरा इससे समाज को है।
सर, पूर्व में भी हमारे देश ने तमाम आतंकी वारदातें झेली हैं और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बड़े लैप्स भी सामने आए हैं। हमने मुंबई अटैक भी झेला, हमने अक्षरधाम की घटनाएं झेली, हमने ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट झेले, कचहरियों में, अदालतों में हमने सीरियल ब्लास्ट झेले। क्या हम इन घटनाओं से कोई सीख नहीं ले रहे हैं? हमारा आंतरिक सुरक्षा तंत्र इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि हमारे देश के अंदर ही देश के खिलाफ एक बड़ी सेना बनाई जा रही है? देखिए, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आपने देखा होगा कि कोई बड़े ब्लास्ट वगैरह नहीं हुए हैं। एक वहाँ दिल्ली में सब्ज़ी मंडी में हो गया, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, घटना नहीं थी, वो भी वर्कआउट कर ली गई है। तो 2014 के बाद जो इंटरनल सिक्योरिटी का परिदृश्य है वो इम्प्रूव हुआ है और इसी की बौखलाहट है जो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। और मैं समझता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी का परिदृश्य आने वाले समय में और सभी स्टेट्स में भी इम्प्रूव करेगा। यूपी में काफ़ी किया है। यूपी में प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ने ATS, STF सबको बहुत स्ट्रेंथन किया है। उनका प्रयास है इस बात के लिए कि इनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि ऐसे तत्वों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। ATS के कई नए सेंटर खुल रहे हैं। विमेन कमांडो भी तैयार की गई हैं विमेन टेररिस्ट से निपटने के लिए। और आपको पता ही है देवबंद में, जेवर में, नेपाल बॉर्डर पे नए नए सब सेंटर्स खुल रहे हैं, अयोध्या में ATS के। इससे इंटरनल सिक्योरिटी मैं समझता हूँ कि मजबूत होगी। सर, राज्य सरकारों के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं उसके अलावा केंद्र का किस तरह से, आपने गृह मंत्रालय की बात की, गृह मंत्रालय का किस तरह से रोल होना चाहिए इतने सारे फैक्ट सामने आने के बाद? और केरल की गवर्नमेंट भी ऑफिशियली मान चुकी है कि PFI एक बड़ा खतरा है। केरल हाईकोर्ट में भी ये बात गई थी, उन्होंने भी कहा कि वहाँ प्लान्ड वे में कन्वर्जन कराए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। PFI ने एक बार एक क्रिश्चियन धर्मगुरु की, एक ईसाई पादरी के हाथ काट दिए थे। मुझे मालूम है कि सब घटनाएं पूरे देश में लाइमलाइट में रही हैं और केरला से ही इनको बढ़ावा मिला और अनफॉर्चुनेटली इनकी फंडिंग हो रही है। देश के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो इसी देश में उनको रहना है और अगर इनमें से कुछ ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि वो गजवे हिंद या इसके सपने को साकार कर लेंगे, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं हिंदूज़ की तरफ से बैकलैश ना हो जाए। अगर बैकलैश हुआ और तो बहुत बड़े स्केल पर तबाही हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, उससे बचना चाहिए उनको। ये अगर किसी को ये गलतफहमी उनके मन में हो गई है कि 2-3 हत्याएं कर ली तो उससे हिंदूज़ को ये समझ सकते हैं कि हिंदूज़ कावर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है। ये सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है देश में, चाहे मुग़ल शासन रहा हो चाहे कोई रहा हो, सब समय ये रहा है, जीवित रहा है और 100 करोड़ के ऊपर हिंदूज़ हैं। ये उनके लिए एक राष्ट्र है, अकेला राष्ट्र है जहाँ पर उनको रहना है। इसको हर कोई एक्नॉलेज करता है कि हिंदूज़ को कहीं और जाके रहने का कोई स्थान नहीं है। इसलिए जब बात सर्वाइवल पे आएगी तो बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ देश में उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि यदि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी गुमराह हो गए और उन्होंने अगर आपा खो दिया तो स्थितियां गंभीर होंगी और ये सबको समझना होगा। और अभी भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इन बातों को समझ रही है, इसीलिए ऐसे तत्वों को शायद ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। बहुत गिने चुने संख्या में उनके पास वो लोग हैं जो गुमराह हैं, जिनका वो इस्तेमाल कर लेते हैं। सर, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व किया है, ATS में भी आप रहे हैं और मुझे याद है कि जब आप UP पुलिस को लीड कर रहे थे उस समय एक बड़ी कार्रवाई PFI के खिलाफ हुई थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमेशा से होती रही है। बहराइच है, कई पॉकेट्स हैं, बाराबंकी है, इधर कई पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इसी वजह से ATS का गठन UP में कराया गया था। तब मैं पहला IG बना था ATS का। उस समय मैं IG लखनऊ जोन भी था और STF भी देख रहा था। ATS ने जब से काम संभाला है उसके पास ज़बरदस्त डेटा बैंक है, उसके पास इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशंस हैं, उसका बड़ा एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन NIA से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, रॉ से, सब एजेंसीज से है और उसी की वजह है कि UP जैसी एक कम्युनली सेंसिटिव स्टेट में कोई ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट, कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो पा रही हैं।
प्रयागराज कानपुर की घटनाएं भी अगर आप ले लें तो वो कम्युनल राइट का शेप नहीं लेने दिया, वो सिर्फ राइट बन के ही रह गई कि एक तरफा था। पुलिस सामने थी, हिंदू कम्युनिटी बीच में कहीं नहीं आने पाई और हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया। तो ये क्रेडिट जाता है और जागरूकता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी मैं देख रहा हूँ बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इन्हीं सब का आह्वान करते हैं और जो सख्त कार्रवाइयाँ माफियाओं के ख़िलाफ़ और क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ यूपी में हुई हैं उससे ये काफ़ी हतोत्साहित हैं और ये प्रेशर हमें बढ़ाना चाहिए, ये कम नहीं होने देना चाहिए। यूपी पुलिस का ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि इस समय स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनको मिली हुई है प्रदेश में और काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नेताओं के स्तर पे मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म कर रखा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस फोर्स अपने दायित्वों को समझे और दायित्वों को समझ के बड़ी कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध करे, बिना धर्म देखे हुए, बिना किसी कंसिडरेशन के। जो माफिया हैं, जो ज़मीनों पे कब्ज़े करने वाले हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, जो महिलाओं बच्चों को आतंकित करने वाले हैं, इन सब के खिलाफ ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। सर, पीएफआई और एसडीपीआई की बात अगर करें तो हम चाहेंगे कि ये हमारे दर्शकों को मालूम चलना चाहिए कि किस तरह के संगठन हैं, किस तरह ये ऑपरेट करते हैं और अल्टीमेट इनका गोल क्या है, क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान में ये, जबकि ये दुनिया का वो देश है जहां सभी समुदाय के लोगों को अधिकतम स्वतंत्रता, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, हर कम्युनिटी के लोग हमारे यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट हो रहे हैं, आर्मी में बड़े पदों पर हैं, पुलिस में बड़े पदों पर हैं, इवन आईबी चीफ भी हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से रह चुके हैं। तो आई थिंक वी आर द मोस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। इस स्टेट में हिंदुस्तान जैसे देश को अगर कोई कम्युनल लाइंस पे ढकेलना चाह रहा है कोई संगठन और वो चाहता है कि 10% मुसलमान उसके साथ खड़े हो जाएं, तो वो कहता है कि हम इन डरपोक हिंदुओं को घुटने पे ले आएंगे। ये कैसा संगठन है और ये चाहता क्या है? ये देखिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी बाई एंड लार्ज, मेरी भी मुलाकात होती है रिटायरमेंट के बाद, बहुत से लोग मिलते हैं, वो खुद कहते हैं कि साहब इस प्रकार के तत्वों से बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि बहुत से क्लरिक्स जो हैं, इनके मौलवी मुल्ला, वो ऐसे तत्वों का समर्थन कर देते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको नहीं पता है कि वो अपनी कम्युनिटी के हितों के खिलाफ जाकर कार्य कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार का आह्वान करने से मुस्लिम यूथ का, और अगर घटनाएं हुई तो वो सबसे भारी मुस्लिम्स के ऊपर ही पड़ेंगी और ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक रहना चाहिए। मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि यहाँ से अगर पाकिस्तान गए, कहीं और गए, तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है ये वो भली भांति जानते हैं। इंडिया में सभी धर्म बड़े सुकून से रह रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, सबको आवास मिल रहे हैं, सबको बिजली मिल रही है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सबको फ्री राशंस मिल रहे हैं। फिर इस प्रकार की हरकत करना ये बिल्कुल देशद्रोह है। सर, मैं चाहूँगा कि पीएफआई जो है ये कैसे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया पूरे देश में, आपने स्वयं इसका अध्ययन किया है और ये संगठन इतनी तेज़ी से अपनी संख्या क्यों बढ़ाता जा रहा है? इनकी तो बाकायदा परेड हो रही है उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही, लेकिन बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में इनका मजबूत नेटवर्क है, हर ज़िले में ये पहुँच चुके हैं। ये बाकायदा वेल ड्रेस आर्मी की तरह परेड निकालते हैं नौजवानों की और ये सोर्सेज़ का कहना है कि लाखों नौजवानों को इन्होंने कनेक्ट कर लिया, काफ़ी रिसोर्सेज हैं इनके पास, पैसा है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिव हैं, उत्तर प्रदेश के, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में ये सक्रिय हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के हाल में हुए जो दंगे थे उसमें भी इनका नाम आया कि इन्होंने स्थितियों को ख़राब किया। देखिए, ये कहने को ये सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, चैरिटेबल काम करते हैं, कम्युनिटी के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। ये मुखौटा भर है, ये इसके पीछे विध्वंसक गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है। बहुत से यूथ हैं जो कि गुमराह हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ ये है, मदरसे में जो एजुकेशन दी जा रही है। आरिफ मोहम्मद खान साहब जो केरला के गवर्नर हैं, अब उन्होंने इस बात को उठाया और बहुत से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इस बात को उठा चुके हैं कि बच्चे के मन में क्या आप बचपन से बैठा रहे हैं उसके मस्तिष्क में, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर इस प्रकार की फ़िलॉसफी होगी कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो सिर कलम करना है,
सिर जुदा करना है, इस प्रकार की बातें अगर बच्चों के मन में बैठा दी जाएंगी तो इसके बहुत गंभीर परिणाम हमारे देश के लिए होने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में जो आम नागरिक है, जो फैमिलीज़ हैं, वो सब इस सब को लेके बड़ी चिंतित हैं। एक बहुत बड़ी चिंता, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। और जिस तरह से कन्हैया तेली की गर्दन काट के वीडियो वायरल किया गया, और भी कई घटनाएं, जिस तरह से कमलेश तिवारी को मार दिया गया था कुछ दिनों पहले, और ऐलानिया घटनाएं हो रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि हम मार देंगे और कुछ दिनों बाद वो मार दे रहे हैं। तो ये देश का जो हिंदू समाज है वो भी, उसमें कहीं ना कहीं भय भी है। ये भी एक हमें स्वीकार करना होगा कि लोग चिंतित हैं, भय कह लें या चिंता कह लें, अपनों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके रिपरकशंस जो हैं, आप कह भी चुके हैं कि इसके रिपरकशंस भी और विभत्स हो सकते हैं? विभत्स होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ घटनाएं अगर और हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा जो चैनल्स पे हिंदूज़ आते हैं और मैं उनका देख रहा हूँ, उनका बड़ा एग्रेसिव रुख होने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये बहुत दिनों तक शांत रहेगी कोई कम्युनिटी, ये शांत नहीं रहेगी। इसका बैकलैश होगा और बैकलैश बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा, और वो मैं देश के हित में नहीं होगा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ VHP, बहुत सी संगठन जो हैं सक्रिय हो गए हैं कि अगर किसी हिंदू को कोई परेशानी है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करिए। वो प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने लगी है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे कम्युनली सेंसिटिव प्रदेश है, पर जिस तरीके से योगी जी ने पिछले 5-5.5 साल में इसको संभाला है, इसमें जो अपीज़मेंट की पॉलिसी है वो ख़त्म की गई है और निष्पक्ष तरीके से कार्य हो रहा है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और इंटरनल सिक्योरिटी का परिदृश्य प्रदेश में बहुत इम्प्रूव हुआ है। जो संगठित अपराध है, माफियागिरी है, इन सब पे लगाम लगी है काफ़ी हद तक, और इस पे मेरे ख्याल से दबाव धीरे धीरे और बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा आने वाले समय में। सांप्रदायिक सद्भाव अगर उत्तर प्रदेश में ही बना रहेगा, जिसकी आबादी 23-24 करोड़ है, तो भी उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है पूरे कंट्री पर पड़ेगा। सर, आप इसमें गृह मंत्रालय की क्या भूमिका देखते हैं? एक संगठन जो केरल से शुरू हुआ था वो पूरे भारत में पहुंच गया है। पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार मोदी जी की है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिन्होंने सुरक्षा को प्रायोरिटी पर लेने की बात कही। एक एक्सपर्ट के तौर पे मैं चाहूँगा कि क्या देश का गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं कुछ ढिलाई या लापरवाही कर रहा है? इन संगठनों को बढ़ने और पनपने का अवसर दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ढिलाई और उसका सवाल नहीं है। अब क्या सोच है मैं नहीं समझता। कुछ लोगों का कहना है कि सोच ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को प्रतिबंधित करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर खड़े हो जाते हैं। हाँ, सोच को बदलना होगा, एजुकेशनल लेवल को बढ़ाना होगा, एजुकेशन के लेवल में सुधार लाना होगा, क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर सुधार लाना होगा। तो उस प्रकार की बातें हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ढिलाई के कारण ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, चाहे कश्मीर की सिचुएशन हो, चाहे देश की सिचुएशन हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे अमरावती हो। ये हाई लेवल मीटिंग्स इनकी MHA में होम मिनिस्टर के नेतृत्व में सब हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है, इस सब चीज़ों पे निगाह रखी जा रही है। NIA निगाह रखे हुए है, इंटरनल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो भी इस ओर कार्यरत है, और वो प्रदेश की जितनी ATS हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे तालमेल बनाए हुए है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से तालमेल बनाए हुए है। तो ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब मेरे ख्याल से होनी चाहिए कार्रवाई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शीघ्र ही इस पर प्रतिबंध लगेगा। एक अंतिम प्रश्न मैं करूंगा कि आरिफ मोहम्मद साहब को हम सब सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से वो लगातार प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उन्होंने देवबंद पे भी प्रश्न खड़े किए, वहाबिज़म की भी चर्चा की। बहुत से लोगों ने कहा कि वहाबिज़म से नुकसान हो रहा है, और मदरसा एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या इन विषयों पर भी सरकार को सामने आने की ज़रूरत है, और देश के हित में ये देखना होगा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? सख्त नियम इसके लिए भी बनाने होंगे। एक शिक्षा नीति जो है वो सभी के लिए एक समान हो, कि एक अच्छी विचारधारा के बच्चे हर कम्युनिटी में तैयार हों। बिल्कुल करना ही होगा, सूनर और लेटर करना ही होगा। मुस्लिम कम्युनिटी में भी धीरे धीरे ये डिमांड उठ रही है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो समझ रहा है कि इसके रिपरकशंस आगे चल के क्या होंगे, और वो
मिडिल ईस्ट पर या और बाहरी कंट्रीज़ के ऊपर इन सब चीज़ों को लेके बैंक नहीं कर सकते हैं। हर कंट्री में एक अपना डिसिप्लिन है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया था, उनको बाहर कर दिया गया, उनके वीज़ा विड्रॉ करके उनको इंडियंस को बाहर कर दिया वहाँ से। कोई अपने यहाँ इनडिसिप्लिन नहीं चाहता। यहाँ पर तो बड़ी छूट है, प्रदर्शन की छूट है, नारेबाजी की छूट है। ये वहाँ नहीं है। वहाँ तो 2 मिनट में आपको जो है जेल में डाल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए इंटरनल एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि हमें क्या एजुकेशन अपने बच्चों को देनी है, क्या संस्कार देने हैं, क्या इसी प्रकार की भाषा सिखाई जानी है। तो जैसे आप देखते हैं अफ़गानिस्तान में 7-7, 8-8 साल का बच्चा AK-47 लिए घूम रहा है, फायरिंग कर रहा है। तो क्या वो हमको लाना है इस देश में? जो हालात हैं अफ़गानिस्तान के, इराक़ के, सीरिया के, इतने कंट्रीज़ के, वो सब जानते हैं उसको। तो अगर हमें उस प्रकार के माहौल नहीं बनाना है तो हमको बहुत ही शांतिपूर्वक एक सांप्रदायिक सद्भाव बनाए हुए हमको इस देश में रहना होगा। और जो भी इस प्रकार के संगठन हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी झिझक के। तो एक मैसेज है सोसाइटी के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए, जो मुस्लिम समाज के विद्वान हैं उन्हें आगे आना होगा, उन्हें देखना होगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है, नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, और इस तरह के जो संगठन हैं उन्हें समर्थन ना मिल पाए, वो पनप ना पाएँ, ये देखना होगा। सभी को देखना होगा, सभी धर्मों के लोगों को देखना होगा कि भारत में एक अच्छा वातावरण सभी के लिए बना रहे। सरकारों को भी इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसमें ढिलाई जो है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हम धन्यवाद देंगे AK जैन साहब को, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP रह चुके हैं और सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व कर चुके हैं। व्यापक अनुभव है आपके पास और उस अनुभव के आधार पर आपने जो बातें कही हैं वो निश्चित तौर पर उन बातों से सरकार का भी मार्गदर्शन होता है और समाज को भी अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। द इंडियन ओपिनियन के लिए लखनऊ से दीपक मिश्रा।